साथियों, अधिवेशन का दूसरा सत्र है। दूसरे सत्र में सभी वक्ताओं की बातें आप लोग सुन चुके हैं और आखिर कंक्लूड करने के लिए मुझे कहा गया है। तो कंक्लूडिंग करने के लिए, समापन करने के लिए आपके सामने उपस्थित हो। इस सत्र के लिए जो विषय रखे गए हैं वो विषय है भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे को वीवीपीएटी पर्चियां 4 महीने में क्यों नष्ट कर दी, एक गंभीर मंथन एक विषय है। दूसरा विषय है संसदीय प्रणाली को खतरे में डालकर 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मणों की जनाधार खोती हुई राष्ट्रीय पार्टियों को पुनः स्थापित करने में ईवीएम की भूमिका तथा चुनाव आयोग के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने का षड्यंत्र, एक गंभीर मंथन। अथवा संवैधानिक अधिकार केवल अधिकार नहीं होते हैं बल्कि सत्ता और शक्ति के स्रोत होते हैं। उसे केवल संगठित शक्ति के बल पर ही हासिल किया जा सकता है। संगठित शक्ति निर्माण एवं विस्तार में कार्यकर्ता की भूमिका। साथियों, सबसे पहला विषय है भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 19 के नतीजे को वीवीपीएटी पर्चियों को 4 महीने में क्यों नष्ट कर दिया। सबसे पहले तो हमारे लोगों को ये मालूम ही नहीं होगा कि वीवीपीएटी पर्चियां जो है 4 महीने में नष्ट कर दी गई। हमारे लोगों को जानकारी नहीं है। पहले तो ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। पहले तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखना है। ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, जो संविधान में गारंटी दी है। जब तक चुनाव में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ना हो। फ्री का मतलब है भ्रष्टाचार मुक्त, फेयर का मतलब है निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी। तो ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार की। ये जानकारी हमारे लोगों के पास नहीं है। भारत का जो मीडिया है, जो ब्राह्मण बनिया लोगों के नियंत्रण में है, वो सही और सच्ची खबरें छापने का काम नहीं करता है। इसलिए ये सही और सच्ची खबरें लोगों तक नहीं पहुंची। तो इस वजह से अब आप सोचते होंगे कि हमें कैसे जानकारी मिली। तो हमें जानकारी इसलिए मिलती है क्योंकि हम तो बदमाशों पर ही नजर रखते हैं। हमारा तो धंधा ही है और कोई धंधा है ही नहीं। हमारे पास कोई काम धंधा थोड़ी है। हमारे पास 24 घंटे एक धंधा है, बदमाशों पर नजर रखा जाए कि इस देश में संविधान के विरोध में जो बदमाश काम कर रहे हैं उन पर नजर रखा जाए कि वो क्या कर रहे हैं। तो
तो इसलिए हमें जानकारी मिलती है, कोई जानकारी देता थोड़ी है, जानकारी निकालनी पड़ती है। और जानकारी छुपाने का काम सरकार के द्वारा होता है, इस वजह तो इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया, कानून बनाया, और उस कानून के तहत लिख करके जानकारी मांगनी पड़ती है, तब कहीं जा करके जानकारी मिलती है। तो पहले तो जो एजेंसियां है वो जानकारी छुपाने का काम करते हैं, मीडिया भी जानकारी छुपाने का काम करता है, जबकि मीडिया की जिम्मेदारी लोगों को जानकार बनाने की होती है। मगर मीडिया ब्राह्मण बनिया लोगों के कब्जे में है, बनिया अखबारों के मालिक है और ब्राह्मण पत्रकार है। तो इसलिए इस मीडिया का हमने नाम रखा ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम। बनिया अखबारों के मालिक है और ब्राह्मण पत्रकार है, ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम। तो ये जानकारी देने का काम नहीं करते हैं, छुपाने का काम करते हैं, और उन लोगों को, उनके लोगों को जगाने का काम करते हैं, हमसे छुपाने का काम करते हैं। तो इसलिए इसके बारे में हम लोगों को सतर्क रह के जानकारी का जो स्रोत है उसके बारे में हम लोगों को हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे इसी अभियान की वजह से, आंदोलन की वजह से जो ईवीएम मशीन था, उस ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, इसी वजह से वीवीपीएटी आया। ये जो वीवीपीएटी है, ये ईवीएम मशीन को एक और मशीन लगाई गई है। ईवीएम मशीन अगर ईमानदार होती तो वीवीपीएटी लगाने की जरूरत ही नहीं थी। वीवीपीएटी का मतलब है वी फॉर वोटर, दूसरा भी है वेरिफिएबल, यानी जो वोट डाला जाता है उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। जो बैलेट पेपर होता था, बैलेट पेपर का वेरिफिकेशन होता था, क्योंकि बैलेट पेपर जब डाला जाता था बंद करके तो काउंटिंग में उसको खोला जाता था, और खोलकर जितने पार्टी के लोग होते थे सब लोगों को दिखाया जाता था, देखो भाई ये पार्टी को वोट मिला है। इस तरह से वेरिफिकेशन होता था। अब ईवीएम मशीन में कागज तो होता नहीं था, तो इलेक्ट्रॉनिक वोट होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोट का मतलब होता है अगर आपने बटन दबाया तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जमा होता है, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जो चीज जमा होती है वो आंखों से दिखाई नहीं देती। आंखों से दिखाई नहीं देती, इसलिए अंग्रेजी में शब्द है ये ट्रांसफरेबल नहीं है, यानी पारदर्शी नहीं है। कागज दिखाई देता है, कागज में लगा हुआ स्टैंप भी दिखाई देता है, ईवीएम में डाला हुआ जो वोट है वो आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए उसका वेरिफिकेशन नहीं होता। हमारे लोगों को पता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। जब वो ईवीएम मशीन में जाता है तो वो केवल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। जो बैलेट पेपर होता था वो फिजिकल रिकॉर्ड है। द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आंखों से दिखाई नहीं देता, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जमा होता है। जो बैलेट पेपर है वो फिजिकल रिकॉर्ड है, वो आंखों से दिखाई देता है। आप बैलेट पेपर पर स्टैंप लगाते हो, फिर अपने ही हाथों से फोल्ड करते हो, फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डालते हो, काउंटिंग के लिए उसको निकाला जाता है, फिर खोला जाता है, फिर देखा जाता है। ईवीएम मशीन में ऐसा कुछ भी नहीं है।
ईवीएम मशीन में आपने वोट डाला, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जमा हो गया। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जमा होने के बाद वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जाने के बाद उस मशीन ने, मान लो आपने पंजे पर डाला, मान लो आपने पंजे पर डाला, ईवीएम मशीन में गया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में गया। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ने उसको पंजे को डाला हुआ वोट जो है बीजेपी का, जो कमल का निशान है, उस पर ट्रांसफर कर दिया। जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, वो जो मशीन है, उसने कमल के फूल पर ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो कमल के फूल पर ट्रांसफर कर दिया, ये अंदर ही अंदर हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका वोट अंदर गया, ईवीएम मशीन में गया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में गया। ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आपका जो वोट गया, वो आपके जहां आपने बटन दबाया वहीं पर जमा हो गया। इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं। वो जो वोट है आपने दबाया पंजे पर, और वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जाने के बाद जमा हो गया कमल के फूल पर। मशीन के अंदर हो गया, बाहर दिखाई देता नहीं। ये टेक्नोलॉजी है। अमेरिका, जापान, जर्मनी, ये दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी वाले देश है। उन्होंने ईवीएम मशीन बनाया। उनको पूछा गया, क्या आप ईवीएम मशीन से अपने देश में चुनाव करवाते हो? तो उन्होंने कहा, हम गधे हैं क्या? हम गधे हैं? हम गधे नहीं हैं। हमारे देश में बैलेट पेपर पर चुनाव होता है। अमेरिका, जापान और जर्मनी, ये दुनिया की सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस कंट्री है। वहां तीनों देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, क्योंकि ईवीएम मशीन में टेम्परिंग होना तय है, ऐसा वो मानते हैं। अमेरिका मानती है, जापान मानता है, जर्मनी मानता है कि इसमें घोटाला संभव है। दूसरी बात छोड़ो, ये छोड़ो, अभी 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, और लोकसभा के चुनाव में सारे देश का छोड़ो, क्योंकि जब आपके घर में खिचड़ी पकती है तो घर की महिलाएं जो है चावल के सारे दाने दबाकर देखती है क्या? एक दाना दबाकर देखती है? एक ही दाना दबा के देखती है ना। देखो वो उसको मालूम है कि खिचड़ी का एक ही दाना दबाकर देखा जाता है। तो एक दाना दबाकर देखा तो उसको समझ में, हाँ खिचड़ी पक गई। सारा चावल दबाकर नहीं देखती है खिचड़ी का, इसलिए मैं भी एक ही दाना दबाकर दिखाता हूं। और छोटा मोटा दाना क्या दबाने का, अमेरिका का ही दबा देता हूं। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि अमेरिका में ये जो ईवीएम का और टेक्नोलॉजी का वोट जो डाला जाता है, अमेरिका के मशीन पर, जापान के मशीन पर, जर्मनी के मशीन पर, ये चुनाव 2019 का चुनाव जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, वाराणसी में चुनाव हुआ। नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़ा। नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र में 1,87,000 वोट ज्यादा निकले।
एक ही दाना दबा रहा हूं और छोटा मोटा दाना नहीं दबा रहा हूं, नरेंद्र मोदी वाला दाना दबा रहा हूं। तो वाराणसी में एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, 10 लाख लोगों ने वोट डाला, 11,87,000 मशीन से निकला। कहां से आए? अब नरेंद्र मोदी के जो उत्साही समर्थक है 2 नंबरी, उन्होंने सोचा होगा ज्यादा बटन दबा देते हैं, मोदी किसी भी गारंटी से चुनकर आना चाहिए। 1,87,000 ज्यादा दबा दिया। उनको गारंटी से चुनाव जितवाना था तो ज्यादा दबा दिया, 1,87,000 ज्यादा निकला। अब नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र में 1,87,000 वोट ज्यादा निकला, सारे देश का दाना दबाना जरूरी है? नरेंद्र मोदी का ही उदाहरण लेने से आपको समझ में आएगा कि ईवीएम में सारे देश भर में क्या खेल खेला गया होगा। ये 2019 के चुनाव की बात है। इसलिए ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। दूसरी बात, ये जो वीवीपीएटी यानी वी फॉर वोटर, वी फॉर वेरिफिएबल, बी फॉर पेपर, ए फॉर ऑडिट, डी फॉर ट्रेल, वोटर, वेरिफिएबल, पेपर, ऑडिट, ट्रेल, यानी ये जो कागज का वोट दिया हुआ है, ये कागज का वोट ऑडिट करने के लिए रखा गया है कि इसमें गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई, इसके लिए रखा गया है। और इसके लिए नियम बनाया, 12 महीने ये कागज रखे जाएंगे। ये नियम चुनाव आयोग ने बनाए, ये कानून के आधार पर बनाए। कोई आदमी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, सबूत के तौर पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सबूत मांग सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में सबूत देना पड़ेगा। इसलिए चुनाव आयोग ने नियम बनाया कि ये कागज की पर्चियां 12 माह रखनी होगी। बाद में चुनाव आयोग को पता चला कि वामन मेश्राम जैसे लोग जो है वो ध्यान रख रहे हमारे बदमाशी पर। अगर ये पर्चियां नष्ट नहीं की गई तो ये फिजिकली, पर्चियों का मतलब फिजिकल एविडेंस, और अगर वामन मेश्राम ने पर्चियां फिजिकल एविडेंस पकड़ लिया तो चुनाव कमिश्नरों को देशद्रोह के मुकदमे में फांसी की सजा होगी। वामन मेश्राम को जिसके पीछे पड़ता है वो किसी को आज तक मैंने नहीं छोड़ा। मैं जिसके पीछे भी पड़ जाता हूँ उसको आज तक मैंने किसी को निर्दोष नहीं छोड़ा, और बगैर किसी सबूत के मैं कोई मामला उठाता नहीं हूँ, बगैर कोई सबूत के बात कहता नहीं। नरेंद्र मोदी दुनिया भर के लोगों के पैसे के घोटाले पकड़ रहा है, पकड़ रहा कि नहीं पकड़ रहा? मेरे घोटाले के बारे में भी देखा होगा। अरे तो फकीर आदमी, फकीर के पास क्या होगा? ये तो साला दूसरे के घर में खाता है, फिर लाइन लगाकर लोग उसको पैसा देते हैं, फिर वो पैसा भी लेता नहीं है, वो भी उसके नाम पर कोई अकाउंट नहीं है, तो इसको पकड़ा कैसे जाएगा? सीआईडी उसके पास है, सीआईडी उसके पास है, सारी एजेंसियां उसके पास है, सारी जांच पड़ताल कर लिया, करने के बाद पता चला अरे वामन मेश्राम तो फकीर आदमी है, उसको नहीं पकड़ा जा सकता। तो इसलिए वो हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है, क्यों? हम फकीर हैं। हमारे नाम पर 10 बाय 10 का कमरा कोई दिखा नहीं सकता। गरीब से गरीब आदमी का साला झोपड़ा होता है, मेरे नाम पर तो झोपड़ा भी नहीं मिलता है। नगर पालिका में रजिस्टर करना पड़ता है झोपड़े को भी, तो झोपड़ा भी नहीं मिलता। अब जिसके नाम पर साला झोपड़ा भी नहीं मिलता है उसको पकड़ा कैसे जाएगा?
ये संकट है। और इस वजह से नरेंद्र मोदी का नाम लेकर मैं बोलता हूं, मगर नरेंद्र मोदी पर मुझे दया आती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास कुछ नहीं है, सारा आरएसएस के पास है। अगर ये सरकार बदल गई और इस सरकार को बदलने में हमारा कोई रोल रहा, तो जो पर्दे के पीछे सत्ता चला रहे हैं उनको हम पकड़ेंगे, नरेंद्र मोदी को नहीं, उसको पकड़ेंगे। जो पर्दे के पीछे चला रहे हैं उसको पकड़ेंगे। अब वो आरएसएस के लोग हैं, अब वो ब्राह्मण लोग हैं, कोई नहीं चला रहा है, वो आरएसएस के ब्राह्मण लोग चला रहे देश को, नरेंद्र मोदी नहीं चला रहा है। नरेंद्र मोदी को मीडिया में फोटो निकालने के लिए रखा गया है। नरेंद्र मोदी को मीडिया में फोटो निकालने के लिए रखा है, तो वो अलग अलग फेटा बांधता है, अलग अलग फेटा बांध के फोटो निकालता रहता है। हर जगह जाके जिस प्रदेश में जाएगा उस प्रदेश का फेटा बांधता है, फोटो निकालता है। गुजरात में जाएगा तो गुजरात का फोटो निकालता है, उड़ीसा को जाएगा उड़ीसा का फोटो निकालता है। गांव के लोग जैसा फेटा वो ऐसा ही फेटा बांधता है, क्योंकि उसके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, तो साला फोटो तो निकाला जाएगा, कम से कम फोटो निकालता रहता है। वो फोटो निकालने के काम में लगा हुआ है, उसके पास कोई पावर नहीं है। आरएसएस के लोगों के पास पावर है, आरएसएस के लोग फैसले कर रहे हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वो ब्राह्मण है, हर मंत्रालय में चीफ सेक्रेटरी होता है, हर मंत्रालय का वो ब्राह्मण है। तो वो सारे आरएसएस के ब्राह्मण लोग हैं, वो आपस में मिलकर सारा इंप्लीमेंट करते हैं। तो नरेंद्र मोदी को मीडिया में फोटो निकालने के लिए रखा हुआ है, तो उस पर तो दया करना चाहिए ना भाई, उस पर तो दया करना चाहिए। अरे यार मोदिया, तेरी बहुत दुर्गति किया आरएसएस के लोगों ने, तेरे ऊपर दया करना चाहिए। जब दया करेंगे तेरे को छोड़ देंगे, मगर जो असली सत्ता चलाने वाले लोग हैं उनको नहीं छोड़ेंगे, उसको पकड़ेंगे। मगर पकड़ने के लिए ये 2024 में इन लोगों को बदलना होगा। तो बदलने के लिए भी आने वाले समय में हम लोग, हमारी जो भी संगठित शक्ति सारे देश भर में है, देखो जब दो शक्तिशाली गठबंधन बहुत ताकत से लड़ते हैं तो 1% वोट जो है ना, वो सारा खेल इधर का उधर हो जाता है। 1% वोट जो है या तो उसको हरवा देता है या तो जितवा देता है। तो हमारे पास हो सकता है 1% हो, ज्यादा है, मगर हम लोग जितवाने में भी रोल प्ले कर सकते हैं, हरवाने में भी रोल प्ले कर सकते हैं। तो 2024 में हम ऐसी कोई ताकत भाजपा और आरएसएस के लोगों के पास नहीं जाने देंगे जिससे संविधान को खतरे में डालने का काम वो कर सके। हम ऐसा कोई काम नहीं होने देंगे, इसके लिए हम लोग खबरदारी लेंगे, लेना हमारी जरूरत है, और ये काम हम लोग करेंगे। इसके लिए निश्चित रूप से प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। साथियों, हैरान करने वाली बात है, अगर आप 2000 तक भाजपा और कांग्रेस गठबंधन के आंकड़ों का चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में जाके अध्ययन करो तो आपको पता चलेगा कि ये पार्टियां नीचे की तरफ जा रही है। मगर जैसे ही ईवीएम मशीन आई 2004 में ईवीएम मशीन आई, कांग्रेस ने 2004-2009 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। कांग्रेस को कभी भी पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा था। 2000 का आंकड़ा देखो, 2000 तक आप 80 से लेकर जब 78-77 में जनता पार्टी का प्रयोग हुआ और कांग्रेस की सत्ता गई, उसके बाद से कांग्रेस को बहुमत मिलना बंद हो गया था। और ये धीरे धीरे 2000 आते तक और ज्यादा परिस्थिति खराब हो गई। ईवीएम मशीन आते ही कांग्रेस की सरकार बन गई। 2004 में 2009 में ईवीएम में घोटाला करके उन्होंने सरकार बनाई।
ये बात अडवाणी को मालूम थी, ये बात आरएसएस भाजपा के लोगों को मालूम थी और उन्होंने अडवाणी ने ये ऐलान किया था कि इसके विरोध में मैं सारे देश भर में रथ यात्रा निकालूंगा। ईवीएम का घोटाला पर्दाफाश करने के लिए मैं सारे देश भर में रथ यात्रा निकालूंगा, अडवाणी ने घोषित किया था। इसलिए कांग्रेस ने आरएसएस के साथ समझौता किया और आरएसएस को कहा अडवाणी को रोको, सरकार तुम बना दो, अडवाणी को रोको, सरकार तुम बनाओ। तो आरएसएस ने अडवाणी को रोका, जबकि सेंट्रल लेवल पर दो बड़े नेता थे, अटल बिहारी अडवाणी। भाजपा को इतना बड़ा दल बनाने में दो बड़े लोगों का हाथ है, अटल बिहारी अडवाणी। अटल बिहारी जब निष्क्रिय हो गए, चले गए सेहत के हिसाब से, तो अडवाणी ही सबसे बड़े नेता रहे। बीजेपी में अडवाणी के मुकाबले का कोई नेता नहीं था। आरएसएस के साथ कांग्रेस का समझौता हुआ ईवीएम के घोटाले को लेकर और एक राज्य का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया गया और अडवाणी को हटाया गया। पता नहीं आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, ये रियलिटी बता रहा हूं, हमारे लोगों को मालूम होना चाहिए ये तथ्य। अडवाणी के मुकाबले में नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं था, अडवाणी ने उसको मुख्यमंत्री बनाया। अगर आप जानते हो, आप सुनकर हैरान हो जाओगे, अडवाणी ने उसको मुख्यमंत्री बनाया। इतना पावरफुल आदमी था अडवाणी। आरएसएस ने अडवाणी को साइड ट्रैक किया, नरेंद्र मोदी को सामने लाया, क्योंकि ईवीएम से आरएसएस भाजपा की सरकार बनाने का वादा कांग्रेस ने किया कि हमने 2 बार ईवीएम में घोटाले से सरकार बनाई, आप चुप रहो। आरएसएस भाजपा ने कहा नहीं रहेंगे, तो कांग्रेस ने कहा 2 बार तुम बना लो, 2 बार तुम बना लो। हमने चोरी से 2 बार बनाया, 2 बार तुम बनाओ। तो आरएसएस और भाजपा ने कहा ठीक है, ठीक है। 2 बार कांग्रेस ने घोटाला करके बनाई, 2 बार बीजेपी ने बनाई। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी दूसरे टर्म के लिए बीजेपी की 303 सीटें और गठबंधन की मिलाकर 340 सीटें, उस दौरान की बात बता रहा हूं, 2019 की शाम को 4 बजे काउंटिंग चल रही थी ईवीएम की और 340 सीटों पर नरेंद्र मोदी आगे चल रहे थे। एक भी सीट बीजेपी ने नहीं जीती, केवल आगे चल रहे थे। केवल राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो 4 बजे शाम को टीवी पर आ गए। मैं खुद देखा, सुना, 4 बजे शाम को टीवी पर आए, आकर कहा मोदी जी आप चुनाव जीत गए हैं, कांग्रेचुलेशन। मोदी जी आप चुनाव जीत गए, कांग्रेचुलेशन। एक भी सीट बीजेपी ने नहीं जीती थी, केवल 340 सीटों पर 303 पर बीजेपी और गठबंधन की सीटें मिलाकर 340 पर आगे चल रहे थे। और राहुल गांधी ने एक भी बीजेपी की सीट नहीं जीती थी, फिर भी राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस आकर बयान दिया मोदी जी आप चुनाव जीत गए, कांग्रेचुलेशन। एक भी सीट नहीं जीती, फिर भी जीत गए। क्यों? 2004-2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। इसके बदले में 2 बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री और सरकार बनाने का कांग्रेस ने वादा किया। इसके तहत राहुल गांधी ने यह बयान दिया। रिकॉर्डेड बातें बोल रहा।
साथियों, ये सारा का सारा खेल ईवीएम मशीन का है और ईवीएम मशीन का भारत में केवल दो ही पार्टियों को फायदा हुआ, कांग्रेस को और बीजेपी को। केवल दो पार्टियों को फायदा हुआ, कांग्रेस को और बीजेपी को। अगर रीजनल पार्टी के लोग जागृत नहीं होते हैं तो एक दिन ईवीएम मशीन के द्वारा रीजनल पार्टियां समाप्त हो जाएगी और कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस रहेगी। ईवीएम मशीन से ये सारा का सारा किया जा सकता है, मगर ये धीरे धीरे करेंगे, समय लगाकर करेंगे। ये योजना पर काम हो रहा है, इसलिए साथियों हम लोगों को इसके बारे में सारे देश भर में जगाना बहुत जरूरी है, समझाना बहुत जरूरी है। और ईवीएम मशीन की वजह से आज द्विदलीय संसदीय जनतंत्र आया। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी है और इन्हीं लोगों को इसका फायदा हो रहा है। ईवीएम ने इनको मजबूत करने का काम किया। जो 2000 तक कमजोर हो रही थी वो ईवीएम ने इनको मजबूत करने का काम किया। सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बोल रहा हूं। अब आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारी लंबी 6:09 हो गया है, वो है संवैधानिक अधिकार। केवल अधिकार नहीं होते हैं बल्कि सत्ता और शक्ति के स्रोत होते हैं। वोट का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और वोट के अधिकार से आप एमएलए बन सकते हैं, आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आप एमपी बन सकते हैं, आप पीएम बन सकते हैं। इसका मतलब है संवैधानिक अधिकार केवल अधिकार नहीं होते हैं, सत्ता और शक्ति के स्रोत होते हैं। इस तरीके से समझना जरूरी है। संवैधानिक अधिकार हम लोग मानकर चलते हैं ये तो केवल अधिकार है, नहीं नहीं नहीं। संवैधानिक अधिकार केवल अधिकार नहीं होते हैं, ये सत्ता और शक्ति के स्रोत होते हैं। इसका उपयोग और उपयोग करके आप इस देश में सत्ता पर काबिज हो सकते हैं, सत्ता पर नियंत्रण कर सकते हैं। ऐसा काम आपको करना चाहिए। अगर आप ऐसा काम करना चाहते हो तो केवल अकेले ये हो नहीं सकता, केवल संगठित शक्ति के बल पर हो सकता है। और संगठित शक्ति के बल पर होने के लिए आप लोगों को गांव गांव में जाकर गांव गांव के लोगों की कमेटियां बनाओ। शेड्यूल कास्ट के लोगों की, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों की, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों की, शेड्यूल ट्राइब के लोगों की, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब के लोगों की, एमबीसी की, ओबीसी की, माइनॉरिटी की, अलग अलग सामाजिक समूहों के लोगों की कमेटियां बनाओ और उसे राष्ट्रीय संगठन के साथ जोड़ दो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी बहुत विशाल संगठित शक्ति, सामाजिक आधार निर्माण करने वाली संगठित शक्ति निर्माण होगी। और ये जो संगठित शक्ति निर्माण होगी वो आपको पहले लिबरेट करेगी, आजाद करेगी और केंद्र की सत्ता आपको काबिज करने में अवसर देगी। इतना बड़ा काम होगा संगठन शक्ति का। तो आप यहाँ आए हैं तो केवल तालियां बजाकर संतुष्ट मत होना। यहाँ जो कुछ बताया गया, अपने गांव जाओ, अपने इलाके में, तहसील में, ब्लॉक में इस संगठन की शाखाओं को मजबूत करने का काम करो। 2030 तक 6 लाख गांवों में संगठन की शाखाएं बनाने के एजेंडे पर हम काम कर रहे हैं। और चूंकि अब लगभग 31 राज्यों में, 567 जिलों में, 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में ऑलरेडी संगठन फैल चुका है। बाकी जो बचा हुआ काम है आप लोगों को करना है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो इस देश में कोई शक्ति नहीं है जो मैं कह रहा हूं उसे रोक लगाने के लिए।
हमारे लोग ब्रह्मा को बहुत बड़ी शक्ति मानते हैं। अगर ब्रह्मा आ गया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। आप बोलेंगे क्यों? ये ब्रह्मा के पास वोट का अधिकार ही नहीं है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या कर दिया कि जिसके पास वोट का अधिकार वही कर सकता है, और जिसके पास वोट का अधिकार नहीं। अब देखो, ब्रह्मा के पास वोट का अधिकार नहीं है। अच्छा, वोट का अधिकार क्यों नहीं है? आपने कभी सोचा क्यों नहीं है? ब्रह्मा का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। क्यों वोटर लिस्ट में नाम क्यों नहीं है? वोटर लिस्ट वाले ने पूछा, ब्रह्मा जी आपका पोस्टल एड्रेस क्या है? बोलता मेरा कोई पोस्टल एड्रेस थोड़ी होता है। तो कहा वोटर लिस्ट में जिसका पोस्टल एड्रेस होता है उसी का नाम होता है, अन्यथा होता ही नहीं है। तो ब्रह्मा का कोई पोस्टल एड्रेस नहीं है तो उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ सकता। और इस तरह से ब्रह्मा का पत्ता बाबा साहब अम्बेडकर ने काट दिया और आपके हाथ में दे दिया। तो इसलिए आपको सर्वे सर्वा बनाया है, आप नियंता है, इस देश के नियंता लोग हैं। इसलिए प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पन्ना है, उसमें लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया। नहीं देखा होगा, देखो एक बार, पहली लाइन है संविधान की, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यहां से शुरू होता है। तो ये बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए, समझना चाहिए कि ये सारी परिस्थितियां लॉ ऑफ द लैंड के आधार पर बदल चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशन केवल लॉ नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ द लैंड होता है। लॉ ऑफ द लैंड उस धरती का कानून, कॉन्स्टिट्यूशन उस धरती का कानून होता है और उसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। इस आधार पर हमारे हाथ में बहुत कुछ है, केवल उपयोग और उपयोग करने की जरूरत है। उपयोग और उपयोग करने के लिए संगठन निर्माण करना होगा और संगठन को संगठन शक्ति में रूपांतरित करना होगा। उससे होगा, ये करो। पहले सत्र में भी मैंने यही बताया था, दूसरे सत्र में भी कंक्लूडिंग में ये बता रहा हूं, ये करो, इससे होगा। यहां कुछ नहीं है। आप लोग बोलते रहे ब्रह्मा का लिखा, ये बाबा साहब ने लिख दिया, ये ब्रह्मा का लिखा हुआ था वो खत्म कर दिया, बाबा साहब का लिखा हुआ है, इससे होगा, ऐसा करो। धन्यवाद।